नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज मैं करवाने जा रहा हूँ संयुक्त क्रिया। अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक क्रिया, क्रियार्थक संज्ञा, नाम धातु, ये मैं करवा चुका हूँ। आज मैं करवाऊँगा संयुक्त क्रिया। लेकिन पहले एक दो प्रश्न पूछता हूँ जो मैंने करवाए हैं उनसे संबंधित। तो पहले प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में देखिए, दबी बिल्ली चूहे से कान कटाती है, इसमें कौन सी क्रिया है? क्रिया पूछ रहा है। क्रिया पूछ रहा है कौन सी है। तो विचार कीजिए। अगर किसी प्रश्न का उत्तर देना है तो चार जो ऑप्शन है उनके बारे में भी तो जानकारी होनी चाहिए ना। तो मैंने विस्तार से सब क्रियाएं करवाई हुई है। तो देखिए, द्विकर्मक, यहाँ कहीं कोई दो कर्म नजर आ रहे हैं? नहीं। प्रेरणार्थक क्रिया है, लगती है। अकर्मक है। नाम धातु, क्या होती है नाम धातु? नाम धातु क्रियाएं वो हैं जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती है। तो यहाँ कोई ऐसी नहीं लग रही। इन दो में विचार करते हैं। अकर्मक क्रिया नहीं, काटना क्रिया अकर्मक नहीं होती, ठीक है। प्रेरणार्थक, हाँ, कोई किसी के लिए कार्य करता है, मतलब खुद नहीं करता, ठीक है। तो फिर कटाती है, मतलब कटवाती है ना। तो करता नहीं, करवाता है। तो फिर यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और प्रेरणार्थक क्रिया हमेशा क्या है? सकर्मक होती है। इसलिए अकर्मक का तो सवाल ही पैदा नहीं है। समझ गए? तो इसका उत्तर आ जाएगा ब। एक और प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में देखिए, इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? चार दे रखी है। ऐसे ही सज्जन ग्रंथकार कहलाते हैं। प्यासे को पानी पिलाओ, लड़के ने कपड़ा सिलवाया, उपयुक्त सभी। एक बार याद करके देखो, क्या होती है प्रेरणार्थक? जिन वाक्यों में कर्ता खुद कार्य नहीं करता, किसी से करवाता है। तो कौन सी लग रही है? लड़के ने कपड़ा सिलवाया, ये लग रही है। ऐसे ही सज्जन ग्रंथकार कहलाते हैं, तो ये भी तो किसी के द्वारा। प्यासे को पानी पिलाओ, तो ये भी तो किसी के द्वारा। लड़के ने कपड़ा सिलवाया, तो ये भी किसी के द्वारा, खुद ने थोड़ी सिला है। तो उपयुक्त सभी, इसमें द उत्तर आएगा। इन सभी में प्रेरणार्थ क्रिया का प्रयोग हुआ है, ठीक है। एक दो प्रश्न और देखिए। चलिए इस प्रश्न को और देखिए। अथियाना कौन सी धातु या कौन सी क्रिया है? इनमें से अकर्मक है अथियाना, या सकर्मक है, या रंजक क्रिया है? नाम धातु कौन सी है? एक रंजक क्रिया आप छोड़ सकते हैं एक बार के लिए, क्योंकि ये मैंने आपको बताई नहीं है, ये आज बताऊंगा। क्योंकि रंजक क्रिया है ना, वो संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आ जाती है। तो आज मैं संयुक्त क्रिया करवाऊंगा, तब रंजक क्रिया करवा दूंगा। तो बताइए, अथियाना में कौन सी है? अकर्मक। अथियाना यानी कोई चीज़ प्राप्त करना, तो अकर्मक तो नहीं हो सकती। प्राप्त करेगा तो कोई ऑप्शन आएगा, कोई कर्म आएगा, ये तो नहीं हो सकती, सकर्मक है। और देखिए थोड़ा, रंजक बताऊंगा, लेकिन नाम धातु पर विचार कीजिए। ये तो मेरी करवाई हुई है। क्या होती है नाम धातु? जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती है। तो हाथ से, हाथ में आना, हाथ से बन गया अथिया लिया, मैंने उससे ये सामान अथिया लिया, प्राप्त कर लिया। तो हाथ, हाथ संज्ञा शब्द है ना,
तो संज्ञा से बन गई ना अथियाना, तो संज्ञा विशेषण सर्वनाम से बनती है, वो नाम धातु होती है। तो यहाँ अपना उत्तर मिल चुका है, दे अपना उत्तर है रंजक क्रिया। अभी करवाएंगे संयुक्त क्रिया के साथ। एक प्रश्न पहले और ले लेता हूँ, इस प्रश्न को और देखो। थपथपाना, ये कौन सी क्रिया है? नाम धातु है क्या? क्या होती है नाम धातु? अभी बताया, जो संज्ञा शब्दों से या विशेषण शब्दों से बनती है वो नाम धातु होती है। ये कोई संज्ञा या विशेषण से नहीं बनी। रंजक क्रिया यह भी करवाने वाला हूँ, थोड़ा सा बता दूँ। ये एक तरह से सहायक क्रिया होती है, इससे उसके भाव में रंजकता आ जाती है, जो मुख्य क्रिया है उसमें नयापन आ जाता है। तो विस्तार से भी करवाने वाला हूँ। अब है प्रेरणार्थक क्रिया, जिसमें कर्ता खुद कार्य न करके किसी से करवाता है। मतलब जो कर रहा है ना, वास्तव में जो कर रहा है उसके लिए कोई प्रेरक होता है। जैसे अध्यापक बच्चे से पाठ पढ़वाते हैं, पढ़ तो बच्चा रहा है लेकिन पढ़वाते तो गुरुजी है ना। तो गुरुजी जो है वो उस बच्चे के लिए क्या कर रहे हैं? प्रेरणादायक बने हुए हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, उनकी प्रेरणा से पढ़ रहा है। वो पढ़ तो वो रहा है लेकिन गुरुजी पढ़वा रहे हैं, तो गुरुजी प्रेरणा है, तो वहाँ प्रेरणार्थ क्रिया होती है। तो यहाँ थपथपाना में कोई प्रेरणार्थ क्रिया नहीं है, ठीक है। अनुकरणात्मक, हाँ अनुकरणात्मक क्रिया है इसमें, तो आपका उत्तर दे आ गया। थोड़ा सा अनुकरणात्मक क्रिया को समझ लीजिए। कुछ शब्द अनुकरण से बनते हैं। अगर साहित्य की बात करें, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसमें एक टॉपिक आता है। कोई कहता है भाषा सामाजिक वस्तु है, कोई कहता है भाषा देवताओं की देन है ना, ईश्वर की देन है। कोई कहता है भाषा अनुकरण से पनपी है, अनुकरण से भाषा का निर्माण हुआ है। बहुत सारे मत हैं। तो अनुकरण से भी कुछ शब्द बने हैं, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे पानी की बूंद गिरती है, टप टप टप, तो इससे एक शब्द बन गया टप टप, है ना, अनुकरण से बन गया ये। अनुकरण मतलब ध्वनि की जो अनुकरणता है उससे नए शब्द बन जाते हैं। तो टप टप नया शब्द बन गया, टप टप बरसा पानी, तो टप टप नया शब्द है, इससे नए शब्द और बनते चले गए, टपकना, टपकाकर, इस तरह के। तो ऐसे ही ध्वनि के अनुकरण से कुछ क्रियाएं भी बनती है, उन्हीं को अनुकरणात्मक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। जैसे दरवाज़ा खटखटाते हैं, नोक करते हैं ना, खट खट, तो खटखटाना, है ना। थपथपाना, तो थप थप की आवाज़ आती है, तो थपथपाना। एक दो और देखिए अनुकरणात्मक के उदाहरण, ये कुछ एक शब्द और देख लीजिए। भिन भिनाना, ये भी अनुकरणात्मक क्रिया है। खन खनाना, ये भी अनुकरणात्मक है। झनझनाना, हिन हिनाना, फड़फड़ाना, खटखटाना, तड़फड़ाना, लड़खड़ाना, ये इस तरह की अनुकरणात्मक क्रियाएं होती है। तो इनको किस श्रेणी में लेंगे? यौगिक या संयुक्त की श्रेणी में ले लेंगे, है ना, यौगिक क्रिया के रूप में ले लेंगे। अब अपने चलते हैं संयुक्त क्रिया पर, ठीक है। संयुक्त क्रिया पर आने से पहले थोड़ा सा मैं आपको पीछे से शुरू कर देता हूँ। धातु जो है ना, धातु, इनको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है मूल धातु, मूल धातु को रूढ़ धातु भी कहते हैं, रूढ़ धातु। और दूसरा है यौगिक धातु, यौगिक धातु। पहले मूल धातु पर बात करते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था, चलना, चलकर, चलती, चलते, है ना। तो इसमें चल जो कि है मूल धातु है, समझ गए।
हम यहाँ धातु से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। धातु की जगह हम मूल क्रिया की बात करते हैं। तो चलना, चलना, उठना, बैठना, ये मूल क्रियाएं मान लो आप। मतलब ये है कि इनको साधारण जो रूप है क्रिया का उसको लेकर चलेंगे। मूल में क्या लेकर चलेंगे? जो क्रिया का साधारण रूप है उसको लेकर चलेंगे। जैसे चलना है तो इससे चलाना, उठना है तो इससे बन गया उठाना। तो ये क्या बनती जा रही है? ये यौगिक बनती जा रही है ना। तो हम इनको लेते हैं साधारण रूप को। एक यहाँ बात बता दूं थोड़ा सा कि जो संस्कृत है या प्राकृत भाषा है उससे जो क्रियाएं हिंदी में आई है तो हम उन्हीं को वहीं से मूल मानकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी व्याकरण में दूसरी भाषाओं से आई हुई क्रियाओं के मूल तक नहीं जाते, मतलब उनके व्युत्पत्ति पर नज़र नहीं रखते, उन्हीं को हिंदी में मूल मानकर चलते हैं। और फिर बात आ गई हिंदी की, तो हिंदी में जो संयुक्त या यौगिक जो क्रियाएं हैं वो उनको मानते हैं जो मूल क्रियाएं हैं ना, मूल क्रियाएं जिनको साधारण रूप को मैं लेकर चल रहा हूँ, उन्हीं में दूसरी धातुएं आ जाए या दूसरे शब्दों से बन जाए या प्रत्यय से बन जाए तो उनको हम क्या लेकर चलते हैं? यौगिक के रूप में लेकर चलते हैं। तो हिंदी में केवल हिंदी शब्दों से ही और हिंदी प्रत्ययों से ही जो मिलकर बनती है उन्हीं को यौगिक के रूप में लेते हैं। अन्य भाषाओं से जो आई हैं उनको हम मूल मानकर ही चलते हैं, क्योंकि हिंदी व्याकरण में दूसरी भाषाओं की व्युत्पत्ति पर गौर नहीं किया जाता। ठीक है, तो अब चलते हैं मूल के बाद में यौगिक पर। अब यौगिक जो है वो 3 तरह से बनती है, इसको समझिए। पहला तो है धातु के साथ कुछ प्रत्यय जुड़ने से। धातु मतलब क्रिया का मूल रूप, उसके साथ कोई प्रत्यय जुड़ता है। जैसे अभी बताया था चलना से चलाना, है ना, रोना से रुलाना। तो ये जो बन रही है उनको यौगिक धातु के अंतर्गत ले लेंगे जिसमें धातु प्लस प्रत्यय जुड़ता है। तो ये आ जाती है प्रेरणार्थ क्रिया के अंतर्गत, प्रेरणार्थ क्रिया के अंतर्गत। और ये हमेशा सकर्मक होती है, याद रखना। ये हमेशा क्या होती है? सकर्मक। तो एक तो है यौगिक धातु ऐसे बन जाती है धातु में प्रत्यय जोड़ने से। दूसरा, किन्हीं शब्दों में या रूपों में, है ना, कोई धातु जुड़ती है तब बन जाती है। इनको बोलते हैं नाम धातु। शब्दों में, यहाँ तो क्या थी? धातु में कोई प्रत्यय जुड़ता है तब। दूसरा जो तरीका है वो है शब्दों में धातु जुड़ जाए या शब्दों में प्रत्यय जुड़ जाए। ठीक है, तो उनको बोलते हैं नाम धातु। तो मैंने प्रेरणार्थ क्रिया भी करवाई हुई है, नाम धातु भी मैंने करवाई हुई है। अब तीसरा जो तरीका है यौगिक धातु बनने का वो है धातु में धातु ही जुड़े, धातु प्लस धातु, यानी क्रिया के साथ दूसरी क्रियाएं आए, तब क्या है कि वो संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आ जाती है। अब आज इसी पर चर्चा करेंगे। इसमें संयुक्त क्रिया कैसे कैसे बनती है ये देखना है। रंजक क्रिया भी इसी के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, अनुकरणात्मक को भी ले सकते हो आप इसमें, वो अलग से आप याद रख लो भले ही। संयुक्त क्रिया कैसे कैसे बनती है इसके लिए कुछ उदाहरणों से समझिए। यहाँ देखो सचिन गया, इसको हम मूल क्रिया मान लेते हैं, है ना। मैंने अभी बताया था धातु को 2 रूपों में लेकर चलते हैं, एक तो मूल या रूढ़, दूसरा यौगिक। तो यौगिक के अंतर्गत ही संयुक्त आती है। तो अब देखिए संयुक्त में ये मूल क्रिया आ गई। अगर मैं यहाँ एक और जोड़ दूँ क्रिया, सचिन आ गया, अब मुख्य क्रिया आना है, ये मुख्य क्रिया है, गया थोड़ी है, आया है ना। तो ये सहायक क्रिया है।
मुख्य क्रिया के साथ जब सहायक क्रिया जुड़ती है तो भी संयुक्त बन जाती है। ठीक है ना? कैसे बनती है संयुक्त? मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया, ये मिलकर भी क्या बनती है? संयुक्त बनती है। यहाँ देखो, सचिन खेल चुका है, तो मूल बात खेलना है ना, मूल, और ये चुका से पहले भी आया है ना, इसलिए मूल है, मूल क्रिया। तो ये क्या है? ये सहायक क्रिया है। समझ में आई बात? इसमें देखो, उस समय मैं पढ़ रहा हूँगा, जब आप आओगे उस समय मैं पढ़ रहा हूँगा, तो मैं पढ़ रहा हूँगा, ये मुख्य क्रिया है। क्यों? क्योंकि ये इससे पहले भी आई है। ठीक है? और ये मुख्य कार्य हो रहा है, तो ये मुख्य क्रिया है और ये सहायक क्रिया है। तो मुख्य क्रिया प्लस सहायक क्रिया दोनों मिलकर क्या बनती है? संयुक्त क्रिया बनती है। संयुक्त क्रिया के और भी कई रूप हैं, धीरे धीरे सारे उदाहरण देता हुआ समझाऊंगा। यहाँ और देख लीजिए, वह सफाई कर चुकी है, यहाँ कर चुकी है, ये सहायक क्रिया है। तो मूल क्रिया क्या है? सफाई। अब यहाँ गौर करो, सफाई अपने आप में क्रिया नहीं है, इसके साथ कुछ क्रियाएं और भी ऐसी, इनके साथ कर जोड़कर, ये जोड़कर क्रिया का रूप तैयार होता है। तो सफाई अकेला क्रिया नहीं है, सफाई करना ये मुख्य क्रिया है। ये क्या है? मुख्य क्रिया, और ये है सहायक क्रिया। तो कुछ ऐसे और भी शब्द हैं जो अकेले क्रिया नहीं बनते, उन शब्दों को देखिए। आगमन किया, रिश्वत दी, याद किया, मैंने तुम्हें अभी याद किया, तो याद किया। दाखिल होना, वह अभी अभी कमरे में दाखिल हुआ है, दाखिल होना। दिखाई दिया, मुझे अभी एक सांप दिखाई दिया, तो दिखाई दिया। सुनाई पड़ना, मुझे उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी। मोल लेना, खरीद लेना। तो यहाँ देखिए, ये जो ना किया, दी, किया, होना, दिया, पढ़ना, लेना, ये सहायक क्रिया है ना? इनका अकेले का कोई वजूद नहीं है। दूसरी तरफ और देखो, आगमन खुद अपने आप में क्रिया नहीं है, रिश्वत खुद अकेली क्रिया नहीं है, याद अकेली क्रिया नहीं है, दाखिल शब्द अकेला क्रिया शब्द नहीं है, दिखाई अकेला क्रिया नहीं है, सुनाई अकेला क्रिया नहीं है, मोल अकेला क्रिया नहीं है, खरीद अकेला क्रिया नहीं है। इनके साथ ये सहायक क्रिया जुड़ती है, तब ये पूरा मूल क्रिया बनता है, पूरे का पूरा मूल क्रिया बनता है ना? ये पूरी मूल क्रिया ही तो हो गई, लेकिन दो दो जुड़ी है ना, इसलिए ये क्या है? संयुक्त क्रिया है। मैं आज संयुक्त क्रिया ही करवा रहा हूँ, वो कैसे कैसे रूपों में आती है यही आज लेकर चल रहे हैं। तो समझ में आई? सहायक क्रिया से भी, मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया जुड़ने से भी क्या है? संयुक्त क्रिया बन जाती है। अब सहायक क्रिया के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। सहायक क्रिया ये क्या होती है? जो मुख्य क्रिया है उसका काम तो नहीं करती है, लेकिन मुख्य क्रिया को पूर्णता देने के लिए, उसमें विशेष भाव लाने के लिए ये लाई जाती है और ये आवश्यक है। कैसे भाव? वो देखिए। जब किसी मुख्य क्रिया में सहायक क्रिया आती है तो काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य, रंजकता के भाव प्रकट करती है। क्या? सहायक क्रिया। जितनी भी सहायक क्रिया आती है वो काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य, रंजकता, इनके भाव प्रकट करती है। अब इनको देखो आप, काल क्या है, पक्ष क्या है, वृत्ति क्या है, वाच्य क्या है, रंजकता क्या है, इन पर अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी लंबा पड़ जाएगा, सबको एक साथ लेकर नहीं चल सकते। तो विस्तार से अगले वीडियो में इनके बारे में चर्चा करेंगे। पर यहाँ चूंकि हम संयुक्त क्रिया कर रहे हैं, इसलिए सहायक क्रिया किस रूप में आती है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। तो काल तो आप जानते हो 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। इनके और भी उपभेद हैं, तो इनको विस्तार से बाद में करवाएंगे। अब बात आती है पक्ष की, तो सुनिए पक्ष क्या होता है। हर कार्य
एक निश्चित काल अवधि में होता है और वह कार्य आरंभ से लेकर अंत तक फैला रहता है, और इसी अवधि में जो कार्य व्यापार है उसको देखना ही पक्ष कहलाता है। दूसरे शब्दों में बताता हूँ, क्रिया के जिस रूप से उसकी प्रक्रियागत जो अवस्था है, प्रक्रिया कैसे बनती है वो, है ना, प्रक्रियागत जो अवस्था है उसी को पक्ष कहते हैं। अभी नहीं समझ में आया? कुछ उदाहरणों से समझ में आएगा, तो 2-4 उदाहरण से आपको पक्ष दिखाता हूँ। देखिए, इन उदाहरणों से पक्ष को देखिए। अब वह पढ़ने लगा। मैं यहाँ क्या करवाने जा रहा हूँ? संयुक्त क्रिया। तो क्या होती है? मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया मिलकर, है ना। तो पढ़ना ये तो है मुख्य क्रिया। तो ये लगा सहायक क्रिया है। ये क्या व्यंजित कर रहा है कि कार्य का जो व्यापार है ना, आदि से अंत तक जो फैला है ना, उसमें प्रक्रियागत जो अवस्था है उसको देखना पक्ष है। प्रक्रिया मतलब कैसे काम हुआ, प्रक्रिया, है ना, जो भी काम पूरा फैला है उसकी प्रक्रिया क्या रही है ना, तो उसको देखना पक्ष कहलाता है। तो यहाँ क्या पता चल रहा है? आरंभ हुआ है कार्य का, अब वह पढ़ने लगा है। आरंभ, ये आरंभ का द्योतक है, यानी आरंभ करने का बोध कराता है। तो कार्य का एक पक्ष पता लगा ना। अब देखो दूसरा, वह बहुत रो रहा है। तो यहाँ रोना ये तो मुख्य क्रिया है, रहा है ये सहायक क्रिया है। पर ये क्या दिखाती है? क्रिया का कौन सा पक्ष दिखाती है? सातत्य, यानी निरंतरता, निरंतरता, कंटिन्यूटी, है ना। तो वो पक्ष दिखा रहा है। पक्ष समझ रहे हो ना अब आप? फिर है गाड़ी की स्पीड बढ़ती जा रही थी। तो बढ़ना ये तो क्या है? मुख्य क्रिया है। बढ़ती ही जा रही थी, ये सहायक क्रिया है। तो अब देखो ये क्या प्रकट कर रहा है? प्रक्रियागत क्या विशेषता? प्रक्रियागत कौन सा पक्ष आ रहा है? वो है प्रगति द्योतक, कि कार्य और प्रगति कर रहा है। तो ये पक्ष सामने आ रहा है क्रिया का, क्रिया का पक्ष समझ रहे हो ना। और ये सारी क्रियाएं क्या है? संयुक्त क्रियाएं बनती जा रही है। अब देखो, वह पुस्तक पढ़ चुका है, तो मुख्य क्रिया तो पढ़ना है ना, लेकिन ये चुका है। ये कौन सा पक्ष दिखा रहा है क्रिया का? क्रिया का ये पक्ष दिखा रहा है कि वो क्रिया अब समाप्त हो चुकी है। पूर्णता, पूर्णता का द्योतक है ये, ठीक है। तो जितनी भी सहायक क्रियाएं हैं, ये जो अंत में दिखा रहा हूँ, ये जितनी भी सहायक क्रिया है, ये काल के आधार पर, पक्ष के आधार पर, वृत्ति के आधार पर विशेष प्रकार के भाव दिखा देती है मुख्य क्रिया के साथ लगकर। अब आओ, वह नित्य सवेरे सैर पर जाया करता है। तो सैर पर जाना तो मुख्य है, अब जाया करता है ये नित्यता दिखा रहा है। वह रोज अपना काम करता है तो अभ्यास, है ना। तो इस प्रकार से पक्ष के आधार पर क्रिया में नयापन आ जाता है, जो सहायक क्रिया के द्वारा आता है। अब देखिए, वृत्ति के आधार पर नया भाव कैसे आता है? पहले वृत्ति को देखिए। वृत्ति कहते हैं जो कार्य कर रहा है ना, कर्ता, उसके मन स्थिति क्या थी ये व्यक्त होता है। कैसे? उदाहरणों से देखिए। इन वाक्यों से, हमारे बंधु सुखी रहें, मुझे दौड़ना पड़ता है, मैं अब पढ़ सकता हूँ, भारत ने मैच जीत लिया होगा। तो ये जो वाक्य हैं, इनसे मैं आपको वृत्ति समझाता हूँ। वृत्ति का मतलब जो कार्य कर रहा है, करता है ना, उसकी मन स्थिति कैसे दिखती है, इन शब्दों से, इन क्रियाओं से वो देखना है, तो उसी को वृत्ति कहते हैं। तो देखिए, यहाँ इच्छा दिख रही है उसकी, हमारे बंधु सुखी रहें। तो ये रहें, ये जो ए आया ना, इससे क्या प्रकट हो रही है? इच्छा प्रकट हो रही है, कि वो इच्छा व्यक्त करता है कि हमारे बंधु सुखी रहें। तो ये मन स्थिति, वृत्ति क्या बताया था मैंने? मन है स्थिति, यही वृत्ति होती है, ठीक है ना। तो किसी वाक्य में वक्ता की जो मन स्थिति है उसका पता चलता है। यहाँ देखिए, मुझे दौड़ना पड़ता है, तो यहाँ उसकी मन स्थिति क्या पता लग रहा है? मजबूरी, दौड़ना पड़ता है। मुझे गाड़ी पकड़ने के लिए रोज दौड़ना पड़ता है, तो वो क्या दिखा रहा है? उसकी मन स्थिति, विवशता। समझ में आई बात? वृत्ति समझ रहे हो?
मैं अब पढ़ सकता हूँ, अब वो सकना मतलब अब वो ये काम कर सकता है, अब कोई दिक्कत नहीं है उसके, ये बताना चाह रहा है वो, ठीक है ना। भारत ने मैच जीत लिया होगा, तो ये एक संदेह है, जीता है या नहीं जीता ये उसको पता नहीं है, तो संदेहात्मक स्थिति। कुल मिलाकर बात यह है कि जो मन स्थिति होती है वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। वो किसी वाक्य में आज्ञा देता हुआ दिख सकता है, संदेह करता हुआ दिख सकता है, संभावना देखी जा सकती है, निश्चय का पता चलता है, संकेत का, अनुरोध का, इच्छा का। आप एक गीत गाइए तो इसमें अनुरोध झलक रहा है ना। आप एक गीत गाइए, तो इस प्रकार जो वक्ता की मन स्थिति का पता चलता है उसी को वृत्ति कहते हैं। विस्तार से पक्ष को भी दोबारा बताएंगे, वृत्ति को भी दोबारा बताएंगे। यहाँ वीडियो काफ़ी लंबा पड़ रहा है, इसलिए इनको थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, क्योंकि हमें संयुक्त क्रिया करवानी है। तो संयुक्त क्रिया में ये बीच में आते हैं, तो थोड़ा थोड़ा इनकी जानकारी देनी है। अब चलते हैं वाच्य पर। तो वाच्य क्या होता है एक बार देख लीजिए। वाच्य का मतलब होता है कि उसमें क्रिया के द्वारा क्या चीज़ मुख्यतः दिखाई जा रही है, प्रधानता किसकी दिखाई जा रही है। कर्ता को प्रधान दिखाया जा रहा है, या कर्म को प्रधान दिखाया जा रहा है, या क्रिया यानी भाव को प्रधान दिखाया जा रहा है। तो वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। तो किसकी प्रधानता दिखाई जा रही है, तो वाच्य भी विस्तार से बाद में करवाएंगे। एक दो उदाहरण आप देख लीजिए। वाच्य जो तीन प्रकार के होते हैं, मैं तीन उदाहरणों से समझा रहा हूँ। रामू खेल रहा है, यहाँ कर्ता को प्रधान दिखाया जा रहा है, तो यहाँ कर्तृवाच्य है, ठीक है, जहाँ कर्ता प्रधान हो। किताब पढ़ी जा रही है, तो यहाँ कर्म, तो कर्मवाच्य है। वाच्य तीन ही प्रकार के होते हैं। फिर है उससे अब चला नहीं जाता, तो यहाँ भाव को प्रधानता दी गई है, भाव दिखाया जा रहा है, तो इसे कहते हैं भाववाच्य। और ज़्यादा वाच्यों को विस्तार से बाद में करवाएंगे। तो मैं यहाँ बता रहा हूँ जो संयुक्त क्रिया है, तो उसमें मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया ये दिखाई जाती है। चलना मुख्य क्रिया नहीं जाता, तो ये मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया कैसे आती है, किन रूपों में आती है। तो वो जो सहायक क्रिया होती है वो अलग अलग इनके साथ अलग अलग भाव दिखाती है, वो मैंने उदाहरणों से बताया। अब मैं आपको बताता हूँ रंजकता क्या है, रंजक क्रिया क्या है। ये भी संयुक्त क्रिया का ये एक भेद ही है, रंजक क्रिया। तो देखिए रंजक क्रिया को उदाहरणों से समझाता हूँ। मैं इन तीन चार वाक्यों में आपको रंजक क्रिया समझा देता हूँ। रंजक क्रिया क्या होती है, क्रिया के अर्थ में जो कहना चाहता है ना, क्या अर्थ निकालना चाहता है अपनी बात से, उसी अर्थ में नयापन ला देती है, मतलब रंजकता ला देती है। मतलब उसका जो मूड है उसमें नवीनता ले आती है। कैसे, हरियाली देखकर मेरा मन गा उठा। तो थोड़ा सा देखो, मेन तो बात है गाना, ये तो मुख्य क्रिया है, ठीक है। अब उठना, देखो उठना तो चीज़ ही अलग है। अब राम उठ गया, अलग चीज़ है ना, उठना क्रिया ही अलग है। लेकिन यहाँ आकर नयापन आ गया, कुछ रंजकता आ गई, उसका मूड जो है वो बदल गया, है ना, किसका, क्रिया का। तो क्रिया के अर्थ में या मूड में रंजकता आ जाती है, यानी विशेषता आ जाती है। यानी उठना लगाने से इस क्रिया में एक विशेष छवि उत्पन्न हो गई, है ना, निरालापन आ गया। तो निरालापन आना ही रंजकता ले आना कहलाता है। अब दूसरा देखो, श्री कृष्ण ने कंस को मार डाला। तो मेन क्रिया, मुख्य वर्ब जो है वो क्या है, मारना। लेकिन डालना, तो डालना तो कोई चीज़ ऐसे डालना होता है, लेकिन यहाँ इसके साथ जुड़ करके वो एक विशेष छवि उत्पन्न करती है, ये वाली। तो ये जो क्रियाएं हैं, ये उठना, मैंने आपने लिखा ना, आना जाना, उठना बैठना, पढ़ना, डालना, ये सारी रंजक क्रियाएं बहुत सारी होती है। तो इनका प्रयोग मुख्य क्रिया के साथ आता है और एक विशेष छवि प्रकट कर देता है। इनका खुद का मूल अर्थ नहीं आता फिर वहाँ, ये तो अपना मूल अर्थ खो देती है, इसमें नवीनता या छवि प्रकट कर देती है। ये है रंजक क्रिया, मतलब खुद का अलग अर्थ होता है।
लेकिन वो मुख्य क्रिया के साथ आकर अपना अर्थ खो करके उसमें नवीनता या नवीन छवि उत्पन्न करती है, वो रंजक क्रियाएं होती है। आप समझ गए? यहाँ देखो, मुर्दा जी उठा, तो मुख्य काम क्या है, वो जी गया, यानी जिसे मृत समझा जा रहा था, प्राय मृत, लेकिन देखा तो कि वो मृत नहीं था, उठ गया वो तो कुल मिलाकर वो जिंदा हो गया, जिसे मृत समझा जा रहा था। लेकिन यहाँ उठना नहीं है, मेन काम है जीना, जी गया वो, तो उठना यहाँ साथ में जोड़ दिया गया, तो नवीन छवि उत्पन्न हो गई इस क्रिया के कारण, मुख्य क्रिया की। तो रंजक क्रियाएं मुख्य क्रिया में नवीन छवि प्रकट करती है। अब इसको देखो, वह पार्टी में कितने रसगुल्ले खा जाता है, वह पार्टी में कितने रसगुल्ले खा जाता है, तो खाना तो मुख्य क्रिया है ना, लेकिन जाता है, जाना, गो नहीं, ये अपना गो जाना, ये मुख्य क्रिया, ये मुख्य अर्थ नहीं है, इसने अपना अर्थ खो दिया, जा नहीं रहा वो, खा रहा है वो तो ये मुख्य अर्थ खो करके इसमें नवीनता ला देती है, तो ये रंजक क्रियाएं हैं। अब समझ गए रंजक क्रिया को? तो सहायक क्रिया किस प्रकार से काल, पक्ष, वृत्ति, वाच्य, रंजकता में ढल करके मुख्य क्रिया के साथ मिल करके किस प्रकार संयुक्त क्रिया बनाती है और कैसे नवीन अर्थ पैदा करती है, ये आज आपने देखा, समझा, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में मैं इनके बारे में विस्तार से बताऊंगा, तो आप मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। कुछ एक टॉपिक और है जिसके बाद मैं क्रिया की संपूर्ण बातों पर प्रकाश डाल चुका हूँगा, उसके बाद वाक्य शुद्धि पर चलेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको शेयर करें, इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करूँगा। और आप बेल आइकन दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको सुगमता से मिल जाए। जय हिंद, जय माँ सरस्वती।